और अफगानिस्तान में सरकार गठन में दखल दे रहे पाकिस्तान को तालिबान ने झटका दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर दखल नहीं देगा। ये बातें तालिबानी प्रवक्ता ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है। आपको हम बता दें कि लगातार सरकार गठन के मसले पर पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा था। यहां तक कि पंजशीर में जो हमले हुए उसमें भी बॉम्बार्डिंग में पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा था। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है। तालिबान ने कह दिया है कि कश्मीर मसले पर वो कोई साथ नहीं देगा पाकिस्तान का। और हम चाहते हैं कि इस मसला दोनों ममालिक के बीच में सुलहामेज तरीके से और बातचीत के जरिए और ये मसला है दोनों ममालिक के खातिर। इसके खातिर तो लड़ाई भी हो चुकी है और जो भी उसमें यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है वो आपको भी मालूम है, मैंने भी पढ़ा है उस रिजोल्यूशन के बारे में। तो लेकिन हम चाहते हैं कि वो बातचीत के जरिए सुलहामेज तरीके से वो हल करे दोनों। ये हमारी मौक़िफ़ है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ऐलान आखिरकार हो ही गया। अफगानिस्तान के सरदार का नाम भी सामने आ गया है। तालिबानी सरकार की जिम्मेदारी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को सौंपी गई है। तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री चुना है। उसी अखुंद की ये सबसे नई तस्वीर सामने आई है। तो आपको बता दें कि मुल्ला अखुंद जो है वो पीएम बने हैं। ओवैसी मुसलमानों के जरिए उत्तर प्रदेश में जीत की कहानी लिखना चाहते हैं तो मायावती को लगता है कि 2007 की तर्ज पर एक बार फिर से ब्राह्मण और दलित का साथ उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है। इसलिए मायावती ने अपने चुनावी चाल का आगाज प्रबुद्ध सम्मेलन से किया। मायावती ने यह सम्मेलन करके ये जताने और बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों को उनका हक सिर्फ बीएसपी में मिलेगा। अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मायावती के मंच पर मंत्रोच्चार, मायावती के चुनावी समर का शंखनाद। मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए अपने चुनावी राजनीति का श्री गणेश कर दिया। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। मायावती का ये बयान बताता है कि उनकी चुनावी राजनीति की धुरी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। मायावती को लगता है कि ब्राह्मण और दलित के गठजोड़ से 2007 वाला समय फिर लौटेगा। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। स्मारक और पार्क बनवाने के मसले पर मायावती की भयानक किरकिरी हुई थी और सिर्फ किरकिरी नहीं हुई थी बल्कि मायावती को इसी मुद्दे पर अपनी सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार मायावती ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों का भला सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है। प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। मायावती की इस उम्मीद के दो सिरे हैं। पहला सिरा है ब्राह्मण, दूसरा सिरा है दलित। 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों के सहारे सत्ता तक पहुंची थी।
लेकिन 2012 में उनका ये फॉर्मूला फेल हो गया। मायावती का दलित वोट भी बटा तो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनावों में मायावती पस्त हुई और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ वे अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। अब बीएसपी ने तय किया है कि हर विधानसभा में बीएसपी 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करेगी। ब्राह्मण समाज की महिलाओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा इसका नेतृत्व करेंगी। मायावती का प्रेम ब्राह्मणों के लिए इसलिए भी विस्तारित हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 13% है। कई विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। 12 जिलों में तो 15% से ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। बीते चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 56 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार जीते और उनमें से 44 तो बीजेपी के प्रत्याशी थे। मायावती आरोप लगाती रही हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मणों के साथ छल किया है। बीजेपी की ओर से इसका जवाब दिया गया। मुझे लगता है उनको बाहर भी निकलना चाहिए। सभी कुछ वो अंदर ही बैठकर कर लेती हैं बहन जी, और ये उन लोगों को बुला रही हैं जिनके लिए उनकी पार्टी का नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो। तो इसलिए ये वाले जो बयान हैं ये पहले उन्होंने दिए हैं, और अब मैं देख रहा हूं जब से कोरोना आया है या हाशिए पर पड़ी है उनकी पार्टी, तब से वो बाहर नहीं निकल रही हैं। तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए। चुनावी बिसात पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड के तौर पर पहली चाल चल दी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ब्राह्मण मतदाता यूपी में बनेगा किसका भाग्य विधाता। ब्राह्मणों को तवज्जो मिलेगी, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा, और साथ साथ अगर इस बार सरकार बनती है तो कोई स्मारक, कोई प्रतिमा नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस होगा। यानी कि मायावती सीधा संदेश ब्राह्मणों के साथ साथ उस वर्ग को भी भेज रही हैं कि इस बार उनके लिए गवर्नेंस ही प्राथमिकता होगी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और 2 दिन बाद शुरू होने जा रहे गणेशोत्सव को देखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों को आगाह किया है कि भीड़ भाड़ ना करें। जब भी लोग भीड़ में होते हैं संक्रमण बढ़ जाता है। टोपे ने गणेश मंडलों से भी कहा है कि वहां भीड़ ना लगने दें और कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन हो। महाराष्ट्र में 10 सितंबर से 10 दिन चलने वाला गणेशोत्सव शुरू हो रहा है। मुंबई में केस बढ़ रहे हैं। पूरे अगस्त में मुंबई में जितने केस आए उसके करीब 1/3 केस सितंबर के पहले 5 दिन में आ गए। अब मुंबई महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 5 जिलों में शामिल हो गया है। मुंबई में कोरोना के मामलों की वजह से सील हुई बिल्डिंग्स की संख्या भी 44 जा पहुंची है, जो अगस्त में 20 थी। डबलिंग रेट भी 1290 हो गया है, जो 2000 दिन तक पहुंच गया था। पर लोग फिर भी नहीं मान रहे। बाजारों में खूब भीड़ है। बीएमसी और मुंबई की मेयर ने इस बात पर इशारा किया है कि मुंबई में 3rd वेव आने वाली है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? अगर दादर और मुंबई के बाकी इलाकों में, मुंबई के आसपास के बाकी जो इलाके हैं, थाने, वहां पर मार्केट में अगर आप गर्दी देखें तो आने वाले त्योहारों के शॉपिंग के लिए जो गर्दी यहाँ जम रही है उसका साफ तौर पर ये दृश्य सबूत है। इस वक्त हम मुंबई के दादर मार्केट में हैं और यहाँ के दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि शॉपिंग करने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई हुई है, और एक छोटी गली है वहां पर स्टॉल लगाए गए हैं और उधर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि मुंबई में जो केसेस बढ़ रहे हैं, कल के दिन 5 डेथ कोविड से रिकॉर्ड की गई और आने वाले समय में ये केसेस बढ़कर एक 3rd वेव का रूप ले सकते हैं। वो शायद इसीलिए कि लोग जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन हटते हैं बाहर आएंगे, गर्दी होगी और उससे स्प्रेड और वेव का खतरा बढ़ता जाएगा। गणेशोत्सव के दौरान संक्रमण को काबू में करने के लिए बीएमसी ने टेस्टिंग बढ़ाने, मास्क न लगाने वालों पर फाइन लगाने के लिए पब्लिक प्लेस पर ज्यादा मार्शल तैनात करने और जंबो कोविड केयर सेंटरों को
खुले रखने का फैसला किया है। सर्वच गणेश भक्त निश्चित प्रकारे खूप आनंदाने हा सगळा सोहळा साजरा करतात। या कामासाठी माझ्या मनापासून शुभेच्छा आहेत। परंतु शासनाच्या ज्या काही कोविडच्या पार्श्वभूमीवर दिल्या गेलेल्या निर्बंध आहेत किंवा सूचना आहेत, मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी या विचाराचं निश्चित प्रकारे पालन केलं पाहिजे किंवा या नियमांचं पालन केलं पाहिजे। निश्चित प्रकारे केंद्र सरकारने सुद्धा केरळाला आणि महाराष्ट्राला याची जाणीव करून दिलेली आहे की गर्दी टाळलीच पाहिजे। त्यामुळे मोठी गर्दी जिथे होते या गोष्टी होऊ नयेत, हे सगळ्या मंडळांनी काळजी घेण्याची गरज आहे। मुंबई में 1 सितंबर से कोरोना के केस 400 से ऊपर आ रहे हैं। सिर्फ सोमवार को ही 400 से कम केस आए। रविवार को तो 496 केस आए थे। मुंबई के लिए अगले 15 दिन कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। बीएमसी का कहना है कि वो खुद को हर हालत के लिए तैयार कर रही है। दहिसर, मुलुंड और बीकेसी के कोविड केयर सेंटर खुले हैं, जबकि बाकी भी इस महीने के आखिर तक चालू हो जाएंगे। एक नक्कीच आहे की तिसऱ्या वेव्हचा जो अंदाज केंद्र सरकार लावतंय त्याच्यामध्ये खूप मोठी आकडा ते सांगतायत आणि त्यामुळे हे नक्कीच आहे की आपल्याला तो आकडा जर का खरंच अस्तित्वात आला तर नक्कीच आपल्याला ऑक्सिजनच्या कमतरता भासू शकते आणि म्हणूनच अतिशय लवकर म्हणजे 700 मेट्रिक टनच्या वर जर आपलं ऑक्सिजन कन्झम्पशन वाढलं तर आपण निर्बंध सुरू करू अशा पद्धतीचं नोटिफिकेशन आरोग्य विभागाने काढलेलं आहे। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में सरकार गठन में दखल दे रहे पाकिस्तान को तालिबान ने झटका दिया है। जी हां, तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर दखल नहीं देगा। आपको बता दें कि ये बातें तालिबानी प्रवक्ता ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इन दोनों का यानी कि दोनों देशों का पाकिस्तान और भारत का अंदरूनी और आंतरिक मामला है, इस पर वो दखल नहीं देंगे। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, तालिबान ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान और भारत का ये द्विपक्षीय मामला है, इनका आंतरिक मामला है और इसमें दोनों ही देश मिलकर के इसका कोई हल निकाले, तालिबान दखल नहीं देगा। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पाकिस्तानी एक टेलीविजन में इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही। ये कश्मीर एक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हम चाहते हैं कि इस मसला दोनों ममालिक के बीच में सुलहआमीज़ तरीके से और बातचीत के जरिए और ये मसला है दोनों ममालिक के खातिर, इसके खातिर तो लड़ाई भी हो चुकी है और जो भी उसमें यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है वो आपको भी मालूम है, मैंने भी पढ़ा है उस रिजोल्यूशन के बारे में। तो लेकिन हम चाहते हैं कि वो बातचीत के जरिए सुलहआमीज़ तरीके से वो हल करे दोनों, ये हमारी मौक़िफ़ है। और अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ऐलान आखिरकार हो ही गया। अफगानिस्तान के सरदार का नाम भी सामने आ चुका है। तालिबानी सरकार की जिम्मेदारी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को सौंपी गई है। तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री चुना है। उसी अखुंद की ये सबसे नई ताजा तस्वीर है जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। पंद्रह अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। 6 सितंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत पर कब्जे का ऐलान कर दिया और अब तालिबान ने वो ऐलान भी कर दिया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जी हां, ऐलान अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का। ऐलान तालिबानी सरकार के उस कमांडरों के नाम का जो तालिबान की सत्ता संभालने जा रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता मुल्ला जबीउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को ये बता दिया कि तालिबान की कैबिनेट में किस किस को शामिल किया गया है। तो तालिबानी सरकार का सबसे बड़ा नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। जी हां, सोमवार को द न्यूज इंटरनेशनल में मुल्ला मोहम्मद हसन के तालिबानी राष्ट्राध्यक्ष नॉमिनेट होने की खबर छपी थी और आज उस खबर पर तालिबानी प्रवक्ता मुल्ला जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कंफर्म कर दिया है। तो अब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद।
हम आपको तालिबान की पूरी कैबिनेट के बारे में बताएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर मुल्ला मोहम्मद अखुंद को ही क्यों तालिबान ने अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री चुना है। तो सुनिए, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद के प्रमुख हैं। मुल्ला हसन अखुंद का ताल्लुक कंधार से है और वो सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं। तालिबान के एक नेता ने कहा कि अखुंद ने रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। वो एक सैन्य पृष्ठभूमि के बजाय एक धार्मिक नेता हैं और अपने चरित्र और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। मुल्ला हसन ने अफगानिस्तान में अपनी पिछली सरकार के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था, लेकिन मुल्ला मोहम्मद हसन के साथ तालिबानी सरकार में कौन कौन कमांडर शामिल होने जा रहे हैं, अब उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। तालिबान ने अभी बताया है कि अभी एक केयर टेकर कैबिनेट सरकार की जिम्मेदारी संभालेगी। तालिबान ने बिना किसी समारोह के सरकार की घोषणा की है। समारोह बुधवार को हो सकता है। तालिबान की अंतरिम सरकार की लिस्ट इस तरह है: प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, डिप्टी PM 1 मुल्ला बरादर, डिप्टी PM 2 अब्दुल सलाम हनाफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वित्त मंत्री मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुक्तकी, शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुरीन, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलील रहमान हक्कानी, उप विदेश मंत्री शेख मोहम्मद स्टनक जई। इन्होंने ही पिछले दिनों दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से ठीक पहले तुर्की के विदेश मंत्री यूसुफ एरीम ने अहम बयान दिया। यूसुफ ने कहा कि हमारी दुनिया को सही सलाह है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने में किसी तरह की जल्दबाजी न करे। हम आपको बता दें कि इससे पहले खबर ये आ रही थी कि तालिबान ने अपनी नई सरकार के गठन के लिए 6 देशों को न्योता भेजा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की शामिल हैं। इन देशों की खास बात यह है कि ये कतर को छोड़कर बाकी के रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं हैं। उधर ऐसे वक्त में तालिबान ने सरकार का ऐलान किया है जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और तालिबान ने उन पर गोलियां बरसाई। हम आपको बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं थी और ये लोग तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रही सांठगांठ के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे थे, क्योंकि खबरें ये भी थी कि तालिबान सरकार पाकिस्तान के मशवरे के बाद बनाई गई है। हम आपको बता दें कि शनिवार से पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद काबुल में ही हैं। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन तालिबान का चरित्र तो आतंक का ही है। इसलिए तालिबान के निजाम से आम अफगानी बड़े पैमाने पर भागे हुए हैं। अफगानिस्तान के 53 हिंदू और सिख भारत आए हैं। दिल्ली में ITBP के कैंप में इन अफगानियों का 14 दिनों का क्वारंटीन खत्म हो चुका है। इन अफगानी शरणार्थियों के बीच से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जान बची तो लाखों पाए। अफगानिस्तान में तालिबान राज के अंधकार से भागकर आए इन अफगानी सिख और हिंदुओं को भारत ने एयरलिफ्ट किया था। दिल्ली में ITBP के छावला कैंप में 14 दिन क्वारंटाइन में बिताने के बाद इन्हें अब यहां से छुट्टी मिल गई है। सारे ऐसे जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के काफी डरे हुए हैं। स्थिति वहाँ की जैसी अभी बनी हुई है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि हालात वहाँ पर जो हैं उसको देखते हुए जो 175 लोग अभी वहाँ मौजूद हैं उनको निकाला जाए, उनको भारत लाया जाए और इसके लिए यहाँ मदद की गुहार लगाई जा रही है। हालात ख़राब सी, बहुत दिक्कत पड़ी थी, फिर भी इंडिया सरकार ने बहुत मदद की है, सबको वहाँ से निकाल के यहाँ लाया है। अफगानिस्तान में हालात ख़राब थे, अभी भी हालात ख़राब हैं अफगानिस्तान में, और हम इधर आके अभी सेफ हैं और हमारे जो बाकी लोग हैं वो भी इधर आ जाएं, वो भी इधर सेफ हो जाएंगे। अफगानिस्तान से आए इन 53 अफगानी सिख और हिंदुओं को भारत में नई जिंदगी मिल रही है। इनके लिए भारतीय जमीन विदेशी है, लेकिन लोग अपने अपने हैं। रघुवीर सिंह अपना सिर्फ एक झोला कंधे पर टांग कर वहां से निकले, क्योंकि तालिबान से जान बची तो जहान बचा। कितना सामान लेके आए, साथ क्या लेके आए? 4 जोड़े कपड़े सूट ले गया, कुछ और नहीं लिया। हमें देश वतन की याद भी आती है। हाँ बहुत आनी है, हमारे वतन में साड़ी मावे। सही बात है। असि माँ ते छोड़ के दिया है।
अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी बनने का फैसला आसान नहीं होता। अभी तो हम अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ के आए हैं, सिर्फ अपनी जाने लेके यहाँ पर आए हैं। हमारा वहाँ पे दुकान थी, काम था, घर था, सब वहीं पर है। अभी आगे सोचेंगे, अभी गुरुद्वारे में आए हम देखेंगे। तालिबान आज महिलाओं को आजादी देने की बातें जरूर कर रहा है, लेकिन महिलाओं को लेकर उनकी सोच के बाद कोई उन पर भरोसा नहीं कर सकता। ये अफगानी हिंदू और सिख तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सारा घर पे छोड़ के आ गए, क्या करिए, मुश्किलात ज्यादा आ गई, परेशानी ज्यादा आ गई। निके बच्चे, छोटे बच्चे रह रहे हैं। मेरा भी पति नहीं, मैं भी मेरा मुंडा गरीबी बस गया है। का बोले थे काम साडा ना है, कार ना है, मेरा मुंडा गया है। कार नहीं, कार बार साढ़े पारे पे मेरा जवान मुंडा मार गया। निके मशरूम उससे रह गए ना। नहीं रो अफगानिस्तान में आए इन 53 अफगानी हिंदू और सिखों के पुनर्वास की जिम्मेदारी अब भारत पर आ गई है। भारत का सिख समुदाय और दिल्ली में पहले से रह रहे अफगानी सिख इनके लिए सबसे बड़े मददगार के तौर पर सामने आ सकते हैं। एक नई शुरुआत दिल्ली में 4 जोड़ी कपड़ों के साथ। अफगान हिंदू और सिख आज जब क्वारंटाइन से निकले हैं, अब वो दिल्ली शहर में चाहेंगे अपनी वो आइडेंटिटी बचा के रखना, बढ़ाना, जिसको छोड़ के वो अफगानिस्तान से आए। पीछे छोड़ चुके हैं वो तालिबान की तलवार और मौत का डर। एक नई शुरुआत भारत में, दिल्ली में। अफगानी सिख और हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार ने दी है। तालिबान के साथ भारत का जो इकलौता संपर्क भी हुआ है, उसमें भारत ने इन अफगानी अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया था। दिल्ली से पूजा शाली के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक ब्यूरो। हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। देर रात भी आंदोलनकारी किसान धरने पर बैठे रहे, उनमें से कई महिलाएं भी शामिल थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर इस धरने में महिलाएं भी पहुंची और इन सब ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा। 28 अगस्त की लाठीचार्ज की घटना के बाद कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने सचिवालय का घेराव किया था और फिर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने खट्टर सरकार पर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया है। अभी तो रणनीति क्या है आगे? अभी तो यहाँ लेट है, हमारी क्या रणनीति, किसान की क्या रणनीति? थके। हाँ तो वही तो, अब सड़कों पर लिपटेंगे यहाँ अलग अलग जगह, महीने से नहीं मान रही, वो एक दिन में मान जाएगी। अभी तो ये आंदोलन पूरे देश भर में होंगे। हरियाणा के करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने मिनी सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन की कोशिशों के बावजूद मोर्चा के प्रदर्शनकारी करनाल मिनी सचिवालय को घेरने में कामयाब रहे। संयुक्त किसान मोर्चा करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा पर मर्डर केस चलाने की मांग कर रहा है। अगस्त में हरियाणा के करनाल में हुआ लाठीचार्ज अब संयुक्त किसान मोर्चा के तरकश का एक और तीर बन गया है। लाठीचार्ज को लेकर कार्रवाई की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा ने करनाल के मिनी सचिवालय का घेराव कर दिया है। इस घेराव से पहले मंगलवार को करनाल के अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई थी। मिनी सचिवालय को घेरने से रोकने के लिए प्रशासन ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ 3 राउंड की बैठक भी की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। ये मानेंगे नहीं तब तक अब उठेंगे नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अब क्या रणनीति? अब घेराव की थी, घेराव कर लिया, अब और क्या करें? अधिकारियों से बातचीत हुई हो, अधिकारियों ने आज 3 दफा बुलाया अंदर मीटिंग। कोई बात नहीं, 3 दफा बुलाया तो फिर उसी का रिजल्ट तो है, तभी मान जाते अच्छा था। अब क्या हुआ? अब यहाँ आ गए ना, अब यहाँ आने के बाद मानेंगे। करनाल का ये हंगामा आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग को लेकर है। पिछले महीने संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था और उसी लाठीचार्ज के दौरान प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ देने का आदेश देने वाला तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो वायरल हुआ था।
किसान प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पिछले महीने के करनाल लाठीचार्ज में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा आयुष सिन्हा पर मर्डर केस चलाने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार ने आयुष सिन्हा को करनाल से ट्रांसफर किया है। आयुष सिन्हा पर कार्रवाई का संयुक्त किसान मोर्चा का अल्टीमेटम जब सरकार ने नहीं माना तो अब नया फ्रंट खोला गया है। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन से पहले इलाके में मोबाइल इंटरनेट पर बैन और धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन प्रशासन के सामने संयुक्त किसान मोर्चा चुनौती खड़ी करने में कामयाब रहा। हालात ऐसे हुए कि प्रशासन को पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी थी। संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे विरोध प्रदर्शनों के जरिए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखना चाहता है। कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया गया है। मंजीत सहगल, करनाल, आज तक।